समारोह के मुख्य अतिथि माननीय प्रधानमंत्री जी व अन्य विशिष्ट अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। मैं अपने विशिष्ट अतिथियों से निवेदन कर रहा हूं कि वे दीप प्रज्वलन करने के पश्चात कृपा करके सीधा हम लोग दीप प्रज्वलन के लिए आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं। दीप प्रज्वलन करने के लिए मैं अपने विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित कर रहा हूं। हरि ओम स्वस्ति नः इंद्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेषयध्वा मरुताः वृष्णिमातरः शुभञ्जावानो विदथे कुजगमया अग्निजिह्वा मानवाः सूर्यचक्षुषो विश्वे नो देवा आवशागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। आज हम सब एक ऐसे महापुरुष की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसने अपना संपूर्ण जीवन पिछड़ों व उपेक्षितों के उद्धार के लिए समर्पित कर दिया। वह विकास का एक ऐसा मॉडल खड़ा करने में लगा दिया जो देशानुकूल हो और युगानुकूल भी, यानी समय के साथ कदम ताल करने वाला। इस युग के ऐसे राष्ट्र ऋषि थे श्रद्धेय नानाजी देशमुख। नानाजी के बारे में आपको विस्तार से सुनने को मिलेगा अपने मंचासीन महानुभावों से। अवसर है नानाजी वाङ्मय विराट पुरुष के लोकार्पण का। हम सबका परम सौभाग्य है कि इस लोकार्पण के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं इस महान भारत भूमि के चक्रवर्ती प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने अपने विचारों और कर्तृत्व से पूरे देश को ही नहीं दुनिया को भी विस्मित किया हुआ है। आपके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दीनदयाल शोध संस्थान के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्रजीत सिंह को। हाथ से काटी गई सूत की माला द्वारा माल्यार्पण कर प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं माननीय श्री वीरेंद्रजीत सिंह जी। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विद्वत सह सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबाले, अद्वितीय संगठक और प्राचीन व अर्वाचीन विचारों के कुशल व्याख्याता। आपका स्वागत करेंगे संस्थान के संगठन सचिव श्री अभय महाजन जी। हमारा सौभाग्य है कि इस अवसर पर संघ के वरिष्ठ प्रचारक व दीनदयाल शोध संस्थान के संरक्षक माननीय मदन दास जी का सानिध्य भी हमें प्राप्त हो रहा है। कितने ही महान व्यक्तित्वों को राष्ट्रीय कार्यों के लिए गढ़ा है आपने अपने कर कमलों से। आपका स्वागत करने के लिए आमंत्रित हैं संस्थान के उप महाप्रबंधक श्री अमिताभ वशिष्ठ। नानाजी ने अपने व्यक्तित्व व कर्तृत्व से देश में कितना सम्मान प्राप्त किया, यह इसी बात से प्रकट होता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आदरणीय सरकार्यवाह माननीय भैयाजी जोशी जी, देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, गुजरात के राज्यपाल प्रोफेसर ओम प्रकाश कोहली जी तथा देश के बहुत से कर्णधार स्वयं श्रोताओं के बीच उपस्थित हैं। संस्थान के अध्यक्ष माननीय वीरेंद्रजीत सिंह जी संघ के वरिष्ठ अधिकारी हैं और नानाजी के वरिष्ठ सहयोगी के रूप में संस्थान को इन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में आपका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं अपना स्वागत तथा आभार उद्बोधन करने के लिए। माननीय वीरेंद्रजीत सिंह जी। देश के कोने कोने से
पधारे इस सभागार में उपस्थित नाना जी के विस्तार परिवार की ओर से मैं सभी अभ्यागतों का स्वागत करता हूँ। माँ भारती के अनन्य उपासक प्रधानमंत्री जी, मंच पर विराजमान शोध संस्थान के मार्गदर्शक माननीय मदन दास जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ सह सरकार्यवाह माननीय दत्तात्रेय होसबले जी, मंचासीन विशिष्टजन, सभागार में उपस्थित देश की सभी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख गण, केंद्रीय मंत्री, विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री तथा नाना जी के प्रिय राजनैतिक उद्योग जगत के प्रबुद्धजन। आज नाना जी के अग्रज लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की जयंती भी अत्यंत हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। यह सुखद संयोग ही है कि आज पूज्य नाना जी की भी 98वीं जयंती समारोह पूर्वक मनाई जा रही है। हम सबको स्मरण है कि लोकनायक के मार्गदर्शन में देश में युवा शक्ति का अपूर्व जागरण हुआ था, जिसमें आज के अधिकांश राजनेताओं ने भाग लिया था। आपातकाल की घोषणा का वह भी एक कारण बना। तत्पश्चात जनतंत्र की रक्षा करने के लिए एक अविस्मरणीय जन आंदोलन हुआ, जिसके के सूत्रधार लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी थे। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले पूज्य नाना जी अग्रिम पंक्ति के नेताओं में से थे। 1975 के जन आंदोलन में संपूर्ण समाज की भागीदारी सुनिश्चित करने में इस अग्रिम पंक्ति के लोगों ने उत्प्रेरक का कार्य किया। सबको संगठित करने का कार्य पूज्य नाना जी ने संपन्न किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हम सब आपके रूप में एक स्वप्न दृष्टा को पाते हैं, जो पूज्य नाना जी के स्वप्न को भी साकार करने का अद्भुत प्रयास कर रहा है। चित्रकूट, जयप्रभा ग्राम एवं बीड़ में गत 30 वर्षों से सतत ग्राम विकास के लक्ष्य को केंद्र बिंदु मानकर स्किल डेवलपमेंट, कृषि का विकास, शैक्षणिक उन्नयन, आरोग्य, विवाद मुक्त ग्राम निर्मिति आदि के विभिन्न प्रयोग करते रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रतिपादित एकात्म मानव दर्शन का कृति रूप नाना जी के प्रयोगों एवं शोध में दिखता है। यह अत्यंत संतोष का विषय है कि शोध संस्थान द्वारा संकलित विराट पुरुष नाना जी नामक समग्र ग्रंथ, जो 6 खंडों में विभक्त है तथा जिसे तैयार करने में संपादक मंडल, सज्जाकार एवं संकलनकर्ताओं ने 3 वर्ष का अथक परिश्रम किया है, आज समाज को समर्पित हो रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह ग्रंथ नाना जी के व्यक्तित्व, कर्तृत्व व कार्य का संपूर्ण परिचय कराने में सफल होगा। इस दृष्टि से विमोचन का यह कार्यक्रम अविस्मरणीय है। मान्यवर, आप स्वामी विवेकानंद के विश्व संदेश, महर्षि अरविंद के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी की संगठन शक्ति, महात्मा गांधी की स्वदेशी भावना, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के युवा आंदोलन, सरदार पटेल की तेजस्विता, पूज्य श्री गुरु जी का आध्यात्मिक चिंतन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन से प्रेरणा ग्रहण कर माँ भारती को परम वैभव के शिखर पर पहुँचाने का स्वप्न देखते हैं। आपने महात्मा गांधी के दिखाए मार्ग पर चलते हुए स्वदेशी आंदोलन के प्रतीक चिन्ह खादी के प्रसार में तथा स्वच्छ भारत के अभियान में भारत के 125 करोड़ जन जन का आह्वान किया है, जिससे देश में अपार ऊर्जा का जन्म हुआ है। पूज्य नाना जी ने भी लोकनायक के पथ का अनुसरण करते हुए सत्ता की राजनीति को तिलांजलि देते हुए समाज की नवरचना के कार्य को अपनाया। अपने गोंडा बलरामपुर के प्रथम प्रकल्प का तो उन्होंने नाम ही जयप्रभा ग्राम रखा। नाना जी कभी कभी भावुक उठते थे तो अत्यंत श्रद्धापूर्वक स्मरण करते थे उस पल को जब पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने उन्हें अन्य स्वयंसेवकों के साथ संघ की प्रतिज्ञा दिलाई थी। माँ भारती की आजन्म सेवा की प्रतिज्ञा, उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को आजीवन निभाया
और जाते जाते अपनी पार्थिव काया को भी माँ भारती को दान दे गए। माननीय प्रधानमंत्री जी, समय समय पर आपके द्वारा राष्ट्र को जब संबोधित किया जाता है तो जो भाव निकलते हैं वे चिरपरिचित हैं। जैसे मैं अपने लिए नहीं अपनों के लिए हूँ, अपने वे हैं जो पीड़ित व उपेक्षित हैं, पूज्य नाना जी। राष्ट्र नवनिर्माण के कार्य का शुभारंभ ग्रामीण अंचल से होना चाहिए, माननीय दीनदयाल जी। देश को एक सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष सरदार पटेल का जब आप उल्लेख करते हैं तो अविस्मरणीय एकात्मता यात्रा के मुख्य यात्रा गीत की पंक्तियां स्मरण हो उठती हैं। यह कल कल छल छल बहती क्या कहती गंगा धारा, युग युग से बहता आया यह पुण्य प्रवाह हमारा, यह पुण्य प्रवाह हमारा। गंगा जल से आंतरिक तथा बाह्य शुद्धि की हमारी वैदिक काल से मान्यता है। अपवित्र पवित्र व बाह्याभ्यंतर शुचि उसके अंत में आता है। स्पष्ट है कि गंगा हमारी प्राचीन सांस्कृतिक धारा की भी प्रतीक है। उस पुण्य धारा को आप सतत, अविरल व निर्मल बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। हम दीनदयाल शोध संस्थान के सभी कार्यकर्ता आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जो आपका स्वप्न है वो हम सबका भी स्वप्न है। आप हमारे अंतःकरण में प्रचंड ऊर्जा भरने जा रहे हैं, अतः कोटिशः धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। आज यह भव्य विज्ञान भवन दूसरी बार साक्षी बन रहा है दीनदयाल शोध संस्थान के किसी कार्यक्रम का। 25 सितंबर 1977 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई व श्रद्धेय नाना जी की उपस्थिति में यहाँ पंडित दीनदयाल जी की जयंती मनाई गई थी। आज उसी गुजरात से हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी नाना जी की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हैं। नाना जी के निधन के पश्चात हम सब ने उन्हें राष्ट्रऋषि के रूप में स्मरण किया। अपने जीवन काल में मानव कल्याण के लिए जो उन्होंने साधना की, जो तपस्या की, उसे देखते हुए तो उनके जीवित काल में ही उन्हें इस रूप में संबोधित किया जा सकता था, लेकिन नाना जी को यह स्वीकार्य नहीं होता। चित्रकूट में नाना जी के काम को देखने व उनसे मिलने के पश्चात तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम उन्हें ऋषि तुल्य व्यक्ति के रूप में ही संबोधित किया करते थे। अपने शास्त्रों में विराट पुरुष की जो व्याख्या की गई है, नाना जी उसके मूर्त रूप थे। आम जन के लिए तो विराट पुरुष वह है जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी का मर्म समझता हो और उनमें संतुलन बैठा सकता हो। नाना जी का समस्त जीवन, विचार व कर्तृत्व उन्हें विराट पुरुष के फ्रेम में ही रखते हैं। जिन लोगों के बीच में वे काम किया करते थे, जो वंचित थे, उनके लिए तो नाना जी विराट पुरुष ही थे। देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना योगदान करने से लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में नाना जी ने पहले राष्ट्रीय राजनीति में और फिर बाद में सामाजिक पुनर्रचना के कार्य में अपनी जो छाप छोड़ी वह अद्वितीय है। नाना जी के बहुआयामी व्यक्तित्व को टुकड़ों में बांटकर नहीं देखा जा सकता। मानव जीवन में जिस समग्रता के वे आग्रही थे, उन्हें भी उसी समग्रता से देखने की आवश्यकता है। उनके जीवन के हर आयाम, हर पहलू को आने वाली पीढ़ी के समक्ष रखने का प्रकल्प है यह नाना जी वाङ्मय। नाना जी ने अपने सार्वजनिक जीवन के 7 से अधिक दशकों में बहुत कुछ बोला और बहुत कुछ लिखा। नाना जी द्वारा स्थापित दीनदयाल शोध संस्थान ने उनकी मृत्यु के पश्चात जब नाना जी समग्र प्रकाशित करने का निर्णय लिया तो उसके संपादकीय टीम के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ। नाना जी के विचारों का संकलन कैसे किया जाए। नाना जी के बहुत से सहयोगी उनसे पहले ही स्वर्गवासी हो गए थे। उनके साथ काम कर चुके या उनसे संपर्क में बहुत जो सहयोगी रहे, उनकी स्मृति भी काफ़ी क्षीण हो चली थी। फिर भी लगभग 2 वर्ष तक अलग अलग स्रोतों से सामग्री जुटाने का प्रयास हुआ। संस्थान के दिल्ली व चित्रकूट कार्यालयों में काफ़ी सामग्री मिली भी, लेकिन इमरजेंसी से पूर्व की सामग्री नहीं मिल पाई। इस तैयारी के प्रारंभिक दिनों में कल्पना यह थी कि नाना जी ने अपने जीवन काल में जो भी लिखा या बोला
उसे एकत्र कर कालखंड या विषयवार रूप में प्रकाशित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियां जान सकें कि इस युग में भी एक ऋषि तुल्य व्यक्ति ने जन्म लिया था, जिसने अपना संपूर्ण जीवन दीन दुखियों की सेवा, मानव जीवन को सार्थक बनाने, भारतीय मूल्यों के संदर्भ में जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने, व्यक्ति, समाज व राष्ट्र को एकात्म करने, देश की राजनीति को नई दिशा देने, विकास का देशानुकूल परंतु साथ ही युगानुकूल प्रतिमान खड़ा करने में भी उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। बीते 3 वर्षों में सभी संभावित और उपलब्ध स्रोतों से जो भी सामग्री एकत्र हो पाई, उसके आधार पर नानाजी समग्र को विषयवार प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। इस वाङ्मय को अब समग्र न कहकर नानाजी के जीवन के विभिन्न आयामों के प्रतिबिंब के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास है। उनके विचारों व कर्तृत्व को चारों पुरुषार्थों के आधार पर अलग अलग तो विभाजित नहीं किया जा सकता, न ही ये संभव है और न ही वांछित। इसलिए प्रकाशन व पठनीयता की दृष्टि से इन्हें निम्न रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है: साक्षात नानाजी, समाजशास्त्री नानाजी, अर्थशास्त्री नानाजी, शिक्षाविद नानाजी, राष्ट्रऋषि नानाजी एवं राजनीतिज्ञ नानाजी। उपलब्ध सामग्री के आधार पर ये 6 खंड आपके सम्मुख प्रस्तुत किए जा रहे हैं। संपादकीय टीम इनकी विश्वसनीयता की पूरी जिम्मेदारी लेती है। यूँ तो प्रकाशन में किसी प्रकार की गलतियाँ ना रह जाएं, इसका भरपूर प्रयास किया गया है, लेकिन अगर फिर भी कोई गलती रह गई है तो उसके लिए संपादकीय टीम क्षमा प्रार्थी है और इसके प्रकाशन से जुड़े हुए सभी मार्गदर्शकों व सहयोगियों का हार्दिक आभार व्यक्त करती है। अब समय आ गया है उस क्षण का जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं, विराट पुरुष नानाजी का लोकार्पण। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे नानाजी वाङ्मय का विमोचन कर हमें कृतार्थ करें। माननीय मदन दास जी, दत्ता जी व माननीय वीरेंद्र सिंह जी एक एक प्रति का सह विमोचन करें। सभी का हार्दिक धन्यवाद। कार्यक्रम के पश्चात इस वाङ्मय की प्रतियां बाहर वेटिंग लाउंज में इंफॉर्मेशन डेस्क पर बिक्री के लिए उपलब्ध रहेंगी। अब मैं आज के विशिष्ट वक्तव्य के लिए आग्रह कर रहा हूं माननीय दत्ता जी से। दत्ता जी। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सम्माननीय मुख्य अतिथि भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, माननीय मदन दास जी, माननीय वीरेंद्र सिंह जी, मित्र भरत पाठक जी, प्रभात जी, अतुल जी, इस सभागार में उपस्थित वंदनीय श्रेष्ठ जन जो मेरे लिए और मेरे जैसे बहुत लोगों के लिए मार्गदर्शक रहे हैं और हैं, और सभागार में उपस्थित बहनों और भाइयों, आज जैसे कहा गया, हम सब जानते हैं
नाना जी के जन्म दिवस है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का भी जन्म दिवस है। वैसे अपने भारतीय पंचांग के हिसाब से नाना जी के जन्म दिवस का महत्व एक तरफ जेपी के जन्म दिवस के साथ भी जुड़ा है, तो दूसरी तरफ महर्षि वाल्मीकि के जन्म दिवस से भी जुड़ा है। शरद पूर्णिमा उनका जन्म दिवस रहा, वो अक्टूबर 11 था उस दिन। तो इसलिए दो महापुरुषों के जन्म दिवस पर दोनों ने जो कार्य किया उसके साथ नाना जी के जीवन जुड़ गया। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी के जन्म दिवस पर जन्मे नाना जी अपने जीवन में चित्रकूट को कर्मभूमि बनाया। आज अत्यंत प्रासंगिक है नाना जी के वाङ्मय के संग्रह विराट पुरुष नाना जी, इसका अभी अभी लोकार्पण हुआ। अगले वर्ष 2015-16 पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म शताब्दी वर्ष है और मान्य नाना जी के जन्म शताब्दी वर्ष भी है। और प्रसक्त ये वर्तमान वर्ष जो है वो दीनदयाल जी द्वारा प्रस्तुत एकात्म मानव दर्शन विचार के 50 वर्ष पूरे होने जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में देश भर से नाना जी के कार्य से प्रेरणा लेने वाले, नाना जी के समर्थक, नाना जी के प्रशंसक, नाना जी के अनुयायी और नाना जी ने जहां कार्य किया ऐसे गोंडा के, चित्रकूट के कई लोग यहाँ इस सभागार में दिखते हैं। एकात्म मानव दर्शन, इस विचार के बारे में जब भी चर्चा होती है तो लोग कहते हैं इसके प्रैक्टिकल कहाँ है। ये तो थियरी है, ठीक है, अच्छी बात है। तो नानाजी दीनदयाल शोध संस्थान में यहाँ दिल्ली में इस विषय पर बहुत सारे सेमिनार, संगोष्ठियाँ वगैरह आयोजित करवाए और कई लोगों से उस विषय के बारे में लेख, पुस्तक वगैरह भी लिखवाए। बाद में नानाजी को ये जरूर लगा होगा, लगा भी, और वो प्रत्यक्ष इसको युगानुकूल रचना के नाम से लेकर एक ग्रामोदय के, ग्राम विकास के एक प्रयोग करने के लिए चल पड़े। हम सब जानते हैं 60 साल की उम्र में जब देश में जनता पार्टी की सरकार थी, नानाजी उसमें मंत्री बन सकते थे। बनने के लिए उनको अनुरोध भी किया गया, लेकिन वो स्वीकार नहीं किए। उल्टा उन्होंने, जैसे हम सब जानते ही है, वो तो अभी इतिहास है, वो सक्रिय राजनीति से बाहर चलकर ग्राम विकास के कार्य में लगे। 60 साल के उम्र होने के बाद गोंडा जैसे जिले में मोटरबाइक पर बैठकर नानाजी ग्राम विकास के कार्य के लिए घूमते रहे। साथ साथ सिंहभूम में, भीड़ में, अंत में चित्रकूट में उन्होंने इस कार्य को एक सफल मॉडल के रूप में, एक उदाहरण योग्य प्रतिमान के रूप में खड़ा करने में अपने जीवन के 60 साल के बाद के 33 वर्ष उसमें लगाए। इसलिए उनको जो बाद में देखे हैं नई पीढ़ी, राजनीतिज्ञ नानाजी को जानते भी नहीं है, ग्राम विकास के पुरोधा नानाजी को जानते हैं। नानाजी उसी प्रकार से देश में और दुनिया में आज परिचित है। तो ये सामान्य चीज नहीं होती। 60 साल उम्र तक सक्रिय राजनीति में रहे और भारत के तत्कालीन सभी दलों के अखिल भारतीय नेताओं से सीधा स्नेह, संबंध, संपर्क रखने वाले नानाजी जंगल में चले जाएं, गांव में चले जाएं, दिल्ली के राजनीति छोड़कर
यह ग्राम विकास के बारे में उनके मन के अंदर कितना आग्रह था ये हम समझ सकते हैं। आज ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे अभी कहा गया आदर्श ग्राम योजना, संसद आदर्श ग्राम योजना के शुभारंभ आपने किया है। नानाजी अपने लोकसभा क्षेत्र में गोंडा में उसी का प्रयोग उन्होंने किया, तो संसद ग्राम विकास योजना की इस दृष्टि से उन्होंने बीज बोया ऐसे हम मान सकते हैं। तो बाद में राज्यसभा में वो जब मनोनीत हुए थे उसके बाद भी सांसद कोष को चित्रकूट के उस ग्राम विकास के कई योजनाओं में उन्होंने लगाया भी। एकात्म मानव दर्शन के एक दृष्टि से प्रयोग भूमि के रूप में उन्होंने अपने ग्राम विकास के कार्य को लिया। नानाजी वैसे स्वतंत्रता आंदोलन में भी रहे, जैसे अभी अतुल जी ने कहा, संघ के प्रचारक के नाते काम किए, राजनीतिज्ञ रहे। ग्राम विकास के कार्य में उनका मन लग गया। बाकी सभी में तो उन्होंने उदाहरण योग्य प्रेरणा देने वाले कार्य हर आयाम में किए। इसलिए नानाजी लिखे बहुत हैं ऐसे मुझे मालूम नहीं था, लेकिन जब नानाजी वांग्मय के बारे में दीनदयाल शोध संस्थान के कार्यकर्ता प्रयास कर रहे थे, एक दिन मैंने अतुल जी से पूछा नानाजी लिखे हैं कितने, जैसे अभी कहा उन्होंने इमरजेंसी के पहले के तो हमको नहीं मिला, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने जो बोला है लिखा है उसको हम संग्रह कर रहे हैं, वो भी इतने खंडों में अब उपलब्ध है। नानाजी कागज पर लिखने जो कार्य किया वो तो किया ही, लेकिन वो लेखक के नाते ज्यादा परिचित नहीं है। लेकिन नानाजी ने ग्रामीण लोगों के, गरीब लोगों के भाग्य रेखा को लिखने का कार्य जरूर किया है। उन्होंने गोंडा के, चित्रकूट के सैकड़ों हजारों परिवारों के भाग्य रेखा बदल दी। ये सामान्य बात नहीं है कि वर्षों तक सैकड़ों गांवों के एक भी परिवार न्यायालय में, अदालत में किसी कारण से नहीं जाना, ऐसे वर्तमान भारत में करके दिखाना यह मामूली बात नहीं होती। नानाजी इस विषय में सफल रहे। यानी यदि चाहते हैं तो अपने देश के जो समाज के अंदर के ताना बाना बना के रखना आज भी संभव है। उन्होंने इसको सफल प्रयोग करके दिखाया। नानाजी ने जो ग्राम विकास के विचार बताया उसका मूल मंत्र था स्वावलंबन। नानाजी हमेशा कहते थे स्वातंत्र्य स्वावलंबन के बिना पूर्ण नहीं है। स्वातंत्र्य की पूर्णता स्वावलंबन से हो, और स्वावलंबन के बिना स्वाभिमान हासिल करना संभव नहीं है। यह नानाजी का सूत्र था, मंत्र था। तो नानाजी उसी के लिए काम किए। यदि व्यक्ति और गांव स्वावलंबी नहीं होते, परावलंबी गांव, परावलंबी व्यक्ति के कारण सब प्रकार की बीमारी पैदा होती है। प्रकृति के नाश होता है, सामाजिक ताना बाना बिगड़ता है। कई प्रकार के ऐसे चीजों के बारे में उन्होंने अपने वक्तव्यों में, लेखन में बताया भी है, और यही कारण था उन्होंने स्वावलंबन पर आग्रह रखा। नानाजी के जो विचार था उसमें अर्थ चिंतन एक बहुत प्रमुख हिस्सा। नानाजी अर्थ चिंतन के दृष्टि से जो विचार रखा उसमें स्वावलंबन के साथ साथ कृषि उद्योग, एग्रो इंडस्ट्रीज, इसके बारे में उन्होंने जोर दिया, आग्रह किया। कृषि पर ही सभी गांव यदि अवलंबित है उस पर बोझ बढ़ेगा, इसलिए कृषि के साथ साथ कुछ हिस्सा, कुछ प्रतिशत कृषि उद्योग पर वहां के समाज निर्भर होना चाहिए। इसलिए उन्होंने उद्यमिता पर, उद्यमशीलता पर बहुत आग्रह करके कई प्रकार के उद्यमशीलता के नए नए प्रयोगों को उन्होंने सफलतापूर्वक खड़ा करके दिखाया और लोगों को यह विश्वास दिलाया यह संभव है।
नानाजी ने शिक्षा के बारे में आग्रह किया। अपने प्रचार जीवन के प्रारंभ में ही गोरखपुर में उन्होंने शिशु मंदिर की स्थापना करवाई। शिक्षा के बारे में उन्होंने कहना वही था, शिक्षा केवल किताबी ज्ञान ना हो, संस्कार के साथ वो जुड़े और विद्यार्थी आधुनिक शिक्षा के बारे में समयानुकूल वो हो, लेकिन संस्कार और परंपरा के जड़ से वो दूर न हटे। ऐसे करने के लिए उन्होंने प्रयास किया। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट ऐसे एक कार्यक्रम उन्होंने बहुत पहले प्रारंभ किए। राजनीति में रहते हुए उनके राजनीतिक जीवन के आखिरी दिनों में, मैं बेंगलुरु में रहता था उन दिनों में मुझे मालूम है, उन्होंने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट, उसके लिए शिक्षा के एक अनौपचारिक शिक्षा के नए मॉडल को खड़ा करने के लिए दंपतियों को उन्होंने प्रोत्साहन दिया। कई दंपति इस विषय के लिए आगे बढ़े। ऐसे समाज जीवन के बहुत मूलगामी विषयों के बारे में राष्ट्रीय विकास के मॉडल केवल ऊपर से प्लानिंग से नहीं होता, वो नीचे से होना चाहिए। इसलिए सरकार और समाज इन दोनों के संदर्भ में नानाजी के स्पष्ट विचार था, सरकार केंद्रित, शासन केंद्रित समाज विकास नहीं हो सकता, इसलिए समाज को मजबूत करना चाहिए। तो समाज मजबूत हो, मनुष्य केंद्रित समाज व्यवस्था हो, उसके लिए सरकार आवश्यक अनुकूल वातावरण बनाए। यह नानाजी का विचार था, जो एकात्म मानव दर्शन के मूल तत्व के आधार पर था। तो इस संदर्भ में मुझे पोलैंड के लेक वलेसा ने जो एक विचार रखा वो ध्यान याद आता है। पोलैंड के लेक वलेसा ने जब वहां के एक राष्ट्रीय आंदोलन चला, लेक वलेसा इसके नेतृत्व दिए। उन्होंने वहां पोलैंड में कोपरनिकस के मूर्ति के सामने, उसके पुतले के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा, कोपरनिकस ने, वैज्ञानिक कोपरनिकस ने जो कार्य किया वही मैं कर रहा हूं। कोपरनिकस के उस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, हियर इज अ मैन हु मेड द सन स्टैंड स्टिल एंड अर्थ गो अराउंड। सूर्य केंद्रित सौरव्यूह व्यवस्था दुनिया की है, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है। यह कोपरनिकस ने आधुनिक विज्ञान में उन्होंने इस विषय को रखा। इसलिए लेक वलेसा ने कहा, आई एम डूइंग द सेम थिंग। मैं क्या कर रहा हूं, मैं भी वही कर रहा हूं, थोड़ा सा इसमें इतना ही बदले, I want to make society stand still and the government go around। तो ये जो विचार है, नानाजी इस विचार के समाज केंद्रित, मनुष्य केंद्रित, प्रकृति आधारित, शासन पोषित ऐसे एक व्यवस्था खड़ा करने के प्रयास उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में सफलतापूर्वक करके दिखाया। तो नानाजी के विचार जो है वो तो हम पढ़ेंगे ही, लेकिन नानाजी ने जो कार्य किया उसको प्रत्यक्ष देखना, अनुभव करना एक जीवन के महती अनुभूति होती है। बार बार चित्रकूट में और अन्य ऐसे स्थानों पे जाने का एक प्रयास मैं तो करता रहा हूं। हम में से कई लोग ऐसे करते हैं। नानाजी के बारे में इस सभागार में बैठे हुए लोगों के सामने कहने के लिए मुझे संकोच ही होता है। नानाजी ने समाज सेवा को एक नया रूप दिया। जनसाधारण के पहल और सहभागिता, भागीदारी, इस पर उन्होंने आग्रह किया। लेकिन ये सारे चीज प्रेम और आत्मीयता के आधार पर होना चाहिए। नानाजी केवल एक समाज सेवी, ग्राम विकास के पुरोधा, राजनीतिज्ञ ऐसे नहीं रहे। मूलतः एक अच्छे मनुष्य के रूप में यदि हम नानाजी को देखना चाहते हैं, नानाजी और मेरे जैसे लोगों के बीच की आयु, जनरेशन गैप कितना है, लेकिन नानाजी के साथ हम झगड़ा कर सकते थे। नानाजी ये नहीं हो सकता, ऐसे हम कह सकते थे। हंसते हंसते वो सुनते थे और कई बार चुप रहते थे, लेकिन बाद में कहते थे थोड़ा ये भी सोचो। नानाजी के जैसे व्यक्ति के साथ प्रेम से, आत्मीयता से झगड़ा करना हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को संभव था, ऐसे उन्होंने हमें मौका दिया। नानाजी ने जहां जहां गया ऐसे पारिवारिक प्रेम दिया। इसलिए दीनदयाल शोध संस्थान में, दिल्ली में हो, चित्रकूट में हो, जहां जहां नानाजी के कार्य खड़ा हुआ है, वहां एक पारिवारिक प्रेम के उस वातावरण को, वायुमंडल को हम आज भी अनुभव कर सकते हैं। नानाजी ने ऐसे लोगों को खड़ा किया। प्रेम और आत्मीयता के आधार पर सामाजिक कार्य खड़ा होना चाहिए, यह उन्होंने जीवन में करके दिखाया।
इसलिए नाना जी को ऋषितुल्य या राष्ट्र ऋषि जब कहते हैं वो अतिशयोक्ति नहीं होती। नाना जी परफेक्शनिस्ट थे, ढीला ढाला चलता है ऐसे काम नाना जी को पसंद नहीं था। नाना जी जो भी काम करें वो ठीक होना चाहिए। वो वेश पहनेंगे तो भी ठीक पहनेंगे, ब्रोशर छपवाएंगे डीआरआई के वो ठीक से करेंगे, चित्रकूट पे कोई भवन खड़ा करेंगे उसके एक एक चीज वो देखेंगे। वहां के राम दर्शन जो भव्य राम जी के जीवन के चित्रों को उन्होंने म्यूजियम जैसे बनाया है, उसके एक एक चीज के लिए घंटों वहां बैठते थे। बहुलकर कहते हैं चित्रकार, वो वहां खड़े होकर वो देखते थे ये ठीक नहीं है। तो स्वयं नाना जी चित्रकार भी थे, कई लोगों को मालूम नहीं है, वो स्वयं चित्रकार थे और घंटों वहां बैठकर इसको ठीक हुआ कि नहीं वो देखते थे। नाना जी ऐसे परफेक्शनिस्ट थे, नाना जी प्रोफेशनल थे, नाना जी प्रेमल स्वरूपी थे, नाना जी एकात्म मानव स्वयं थे। उनके विचार को हम पढ़ें, उनके विचार को समझें, उनके कार्य को देखें, उसके मर्म समझें और उनके जन्म दिवस पर फिर से एक बार हम समाज के, राष्ट्र के, मानवता के कार्य के लिए संकल्प लेकर इस कार्य को तेज गति दे और जिसके लिए देश में एक वातावरण आज बना है उस वातावरण को एक मंजिल पर पहुंचाने के लिए यदि करना है तो विराट पुरुष नाना जी के यह विचार और उन्होंने जो खड़ा किया वह कार्य हमारे लिए हमेशा के लिए प्रेरणा देंगे। इतना ही मैं इस समय कहते हुए मेरे वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। धन्यवाद माननीय दत्ता जी। निसंदेह नाना जी एक ऐसा विचार का प्रतिपादन करते थे कि समाज जो है वो आगे रहे, सरकार पीछे हो। लेकिन सच में देश में एक ऐसा वातावरण बना है कि जहां समाज और सरकार के बीच में एक आत्मभाव पैदा हुआ है, एक समरसता का भाव पैदा हुआ है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का साधुवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहा हूं कि वे अपने श्रीमुख से अपनी ओजस्वी वाणी में हमें आशीर्वचन दें। माननीय प्रधानमंत्री जी। दीनदयाल शोध संस्थान के अध्यक्ष श्रीमान वीरेंद्रजीत सिंह जी, आदरणीय मदन दास जी, आदरणीय दत्तात्रेय जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और इस सभागृह में उपस्थित सभी वरिष्ठ महानुभाव, अपनों के बीच मैं अतिथि बन के आया हूं। कैसा लगता होगा आप अंदाज कर सकते हैं। मुझे एक अच्छा लगा कि जो ग्रंथ निकले हैं एक प्रकार से फोटो एल्बम नहीं बनाया गया है। इसके लिए मैं संपादक मंडली और प्रकाशक को बधाई देता हूं। नहीं तो काफी कुछ फैमिली एल्बम जैसा ही हो जाता है। तो ये एक अच्छा काम इससे मुझे लगता है। पढ़ तो पाया नहीं हूं, लेकिन इस ग्रंथ के माध्यम से हम जितना नाना जी को जानेंगे उससे भी ज्यादा संघ परिवार की विचार यात्रा, उसका प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट, समय समय रहते रहते कौन सी बातें केंद्र बिंदु बनी, क्या बदलाव आए, इसका भी काफी मात्रा में इसको पढ़ते पढ़ते हम सह यात्रा कर सकते हैं। और उस अर्थ में
भारत का इतना बड़ा वैचारिक आंदोलन, जिसकी राष्ट्रभक्ति प्रेरणा है, उसको समझने में भी ये कार्य उपयुक्त होगा। इसलिए भी मैं दीनदयाल शोध संस्थान और बाकी सब महानुभावों को बधाई देता हूं। दत्तात्रेय जी ने नाना जी के कई व्यक्तित्व के भिन्न भिन्न पहलू हमारे सामने प्रस्तुत किए। संघ प्रचारक के नाते भी प्रारंभिक काल में भी संघ की व्यवस्था से अतिरिक्त एकाध काम करना, ये उनकी प्रकृति प्रवृत्ति रही थी और उसी के कारण शिशु मंदिर की रचना हुई और जो आज पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा शैक्षणिक संगठन बन गया है पूरे हिंदुस्तान का, जिसकी नींव गोरखपुर में उन्होंने डाली थी जबकि उनकी आयु बहुत छोटी थी। सामान्य संघ परिवार की जो कार्यशैली है, उसमें कुछ न कुछ अतिरिक्त करना, ये नाना जी की विशेषता रही थी। हम कल्पना कर सकते हैं कि एक संगठक के रूप में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद जनसंघ के संगठन के विस्तार के लिए वे देश भर में भ्रमण करते थे। भूमिका तो उनकी कोई राजनेता की नहीं थी और न ही कभी वो अखबार के पन्नों पर उनकी जिक्र होता था उस समय, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे संघ परिवार के बाहर का एक जो एलिट वर्ल्ड था, इंडस्ट्रियल वर्ल्ड था, उसमें नाना जी ने अपने व्यक्तित्व के आधार पर बहुत बड़ी पैठ बनाई थी, एक अपनी पहचान खड़ी की थी और इन बड़े बड़े लोगों को भी वो किसी न किसी सामाजिक काम में जोड़ने का प्रयास करते थे। मैं तो राजनीति में बड़ी देर से आया, लेकिन पुराने जो जनसंघ के कार्यकर्ता थे उनसे जब कुछ बातें सुनता था तो एक मुझे घटना सुना रहे थे कि एक बार नाना जी रेलवे से नागपुर की तरफ जा रहे थे तो गुजरात में कुछ स्टेशन पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को मिलने के लिए बुलाया। चुनाव चल रहे थे और वो चुनाव प्रबंधन को लेकर के जा रहे थे। स्टेशन पर जो कैंडिडेट थे वो उनको मिलने जाते थे, कार्यकर्ता जाते थे, पूरे प्लेटफॉर्म को भारत माता की जय करके गजा देते थे और फिर नाना जी एक लिफाफा देते थे। किसी जगह पे 1500 रुपये देते थे, कहीं 2000 रुपये देते थे, कहीं 2500 रुपये देते थे। अब ट्रेन तो 2-3 मिनट खड़ी रहती थी, फिर वो कहते थे जान की बाजी लगा दो। तो वो कार्यकर्ता कहते हैं कि क्या मिजाज था, 1500 रुपया देते थे चुनाव जीतने के लिए, ये हमारा बजट रहता था और संदेश देते थे जान की बाजी लगा दो। बोले हमें भी उसमें प्रेरणा मिलती तो लगता था हाँ यही करने जैसा काम है और हम लग पड़ते थे। किसी व्यक्तित्व की क्या विशेषताएं रहती है और किस प्रकार से उस काम को आगे बढ़ाते हैं। राजनीतिक जीवन में भी वो जयप्रकाश सिंह के साथ जिस प्रकार से जुड़ गए और जब पटना में जयप्रकाश जी पर हमला हो गया, अगर नाना जी न होते तो जयप्रकाश नारायण जी नहीं बचते। जिस प्रकार का उनके सर पे वार हुआ था, नाना जी ने पूरा वार अपने शरीर पे ले लिया। जयप्रकाश जी के जीवन के रक्षक के रूप में उन्होंने काम किया और जयप्रकाश जी के प्रति उनकी श्रद्धा थी जो इस साहस को लिए उनको प्रेरणा देती थी।
लेकिन इस घटना ने जयप्रकाश जी का उनके प्रति इतना प्रेम बढ़ा दिया था। जयप्रकाश जी हर बार नाना जी पे बहुत भरोसा करते थे। जब आपातकाल आया, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़नी थी, लोकतंत्र पर इतना बड़ा भयंकर खतरा, और तब नानाजी भूगर्भ में थे, पूरे लड़ाई का ऑर्गेनाइज कर रहे थे। काफी समय वो गुजरात रहे थे। मेरा सबसे ज्यादा संपर्क उनके साथ काम करने का आपातकाल में आया। जॉर्ज फर्नांडिस, नानाजी देशमुख, रविंद्र वर्मा, यही बड़े बड़े वरिष्ठ लोग उन दिनों में गुजरात में रह करके करते थे। बाद में नानाजी पकड़े गए, लेकिन जेल में रहते भी संदेश वाहकों के माध्यम से सभी जेलों में जो नेता थे उनके उन्होंने संपर्क सूत्र एस्टैब्लिश किए। जेल के अंदर ही नेटवर्क खड़ा किया। और उस समय लगता था कि इंदिरा जी चुनाव देगी तो भी चुनाव जीता नहीं जा सकता, हम लोग जेल में पड़े हैं, कैसे जीतेंगे, चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए, यह एक व्यापक मत था। उस समय नाना जी ने जेल में रहते रहते संदेश वाहकों की मदद से चिट्ठी चपाटी भेज भेज करके एक माहौल बनाया। यानी एक कुशल संगठक इतिहास के पन्नों को कैसे पलट सकता है, और एक विश्वास पैदा किया कि हमने अपने सारे राजनीतिक मतभेद छोड़ करके एक बार एक होना चाहिए। और उसी में से जनता पार्टी का जन्म हुआ, चुनाव लड़ने का फैसला हुआ, और वो अनुमान लगाने जो प्रमुख लोग थे वो सही निकले। लोकतंत्र देश में पुनः प्रस्तावित हो गया। इतना सारा करने के बाद, जयप्रकाश जी के अति प्रिय होने के बावजूद भी मोरारजी भाई अपने निकटतम साथी के रूप में मंत्री परिषद में उनको स्थान दे रहे हो, और उसी शिखरस्थ अवस्था के समय एक व्यक्ति फैसला कर ले कि मैं 60 साल के बाद राजनीति छोड़ना चाहता हूं और अपने आप को मैं ग्रामोदय के लिए समर्पित करना चाहता हूं। और घोषणा नहीं, उन्होंने करके दिखाया। स्वास्थ्य के संबंध में भी एक बार पूजनीय रज्जू भैया जी मैं बात कर रहा था, क्योंकि संघ परिवार के सभी वरिष्ठ अधिकारियों का शरीर के साथ कुछ न कुछ तकलीफ रहती ही है, जीवन ही ऐसा रहता है, अनेक बीमारियों का घर हो जाता है, लेकिन एक तपस्वी की तरह वो अपना काम करते रहते हैं। तो रज्जू भाई जी भी बता रहे थे कि देखो भाई, हमारी पूरी टोली में सबसे सशक्त कोई व्यक्ति है, सस्त नहीं सशक्त, तो नानाजी देशमुख है। फिर वो उदाहरण देते थे कि कहीं पर्वती पर जाना था तो सबसे पहले वो कैसे पहुंच जाते थे, ये सारी बात वो बताया करते थे। यानी इतना अच्छी तंदुरुस्ती होने के बावजूद भी 60 साल से 93 ईयर तक उस काम के लिए अंदर खपे रहे, जिनको मैंने समाज जीवन के अग्रिम पंक्ति के व्यक्तियों को ढूंढना, जोड़ना, इस काम करते देखा था। उनको बाद में मैंने किस इलाके में किस नस्ल की गाय कैसी अच्छी गाय क्या है, कौन सी गाय ज्यादा दूध देती है, गाय की ब्रीडिंग की क्या व्यवस्था है, मिल्क का क्या होता है, मैं देख रहा था कि वो इतने इन्वॉल्व होकर के एक एक चीज की बारीकाई के विषय में रुचि लेते थे। यानी ग्रामोदय के प्रति उनका जो पूर्ण समर्पण था, कल्पनातीत था। उन्होंने ग्रामोदय के साथ संघ परिवार की कार्यशैली को भी जोड़ा। उन्होंने समाज शिल्पी की एक परंपरा खड़ी की। यंग कपल्स समाज के लिए निकल पड़े, और ऐसे सैकड़ों कपल निकले, चाहे बीड़ हो, गोंडा हो, चित्रकूट हो, और भी अनेक स्थान हो, जहां आज भी
ऐसे समर्पित समाज शिल्पी ये कपल नाना जी ने जो राह दिखाई उस राह पर काम कर रहे हैं, अपने आप को खपा रहे हैं। यानी अपने रहते समय काम करना उतना ही नहीं, लेकिन अपने न रहने के बाद भी वो संस्था और विचार आगे बढ़े, इसकी परफेक्ट सोच नाना जी ने सच अर्थ में साकार करके दिखाई थी। वे संगठन कौशल्य में तो माहिर थे ही थे, और जैसा दत्ता जी बता रहे थे, बहुत ही परफेक्शनिस्ट थे। कपड़े वपड़ों के पूरे संघ परिवार के लोगों का रहन सहन और नाना जी के रहन सहन में बड़ा आसमान जमीन का अंतर रहता था। और उस समय उनकी बड़ी चर्चा भी हुआ करती थी कि बाकी लोग तो ऐसे रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं। काफी उनकी आलोचना भी होती थी, लेकिन उनका वो ढंग था, उसी ढंग से वो रहते थे। और काम में भी उतना ही नीट एंड क्लीन काम करने की उनकी आदत थी। लेकिन उनका वैज्ञानिक टेम्पर भी था। हर सच बात को, विचार को वैज्ञानिक ढंग से कैसे करना। वे एक बात कहा करते थे, साइंस इज यूनिवर्सल, टेक्नोलॉजी मस्ट बी लोकल। ये उनका बड़ा आग्रह रहता था। तो एक बार मैंने उनसे पूछा कि आप इसमें कोई क्या कर रहे हो, मुझे बात समझाइए। तो उन्होंने कहा कि हम ये कुएं में से पानी निकालने के लिए लोहे की पाइप क्यों डालते हैं। मैं कहा क्यों? बोले बम्बू नहीं डाला जा सकता क्या? चलो बोले मैं दिखाता हूं। मुझे वो दिखाने के लिए गए। एक्चुअली उन्होंने बम्बू का ही पूरा पाइपलाइन बना दिया था, और उनका कहना था, और सत्य है, कि बम्बू की बनाई हुई पाइपलाइन लॉन्ग लाइफ रहती है, उसको कोई जंग वंग नहीं लग जाती है, और वो चलता। यानी व्यवस्थाएं स्थानीय हो, विज्ञान का सिद्धांत हो, इन दोनों को मेल करके कैसे करना। और इसलिए उनका बड़ा आग्रही था कि जिस क्षेत्र की जो संपदा है, उस संपदा का ही सर्वाधिक उपयोग करके आर्थिक सामाजिक विकास की रूपरेखा बनानी चाहिए। हमने फैब्रिकेटेड व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए, इंपोज व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए। इन मूलभूत बातों को लेकर के नाना जी काम करते रहे। इतनी चेतना तीव्र थी, यानी आपने कभी आखिरी दिनों में भी उन्होंने जो चिट्ठियां लिखी है, उन चिट्ठियों में उनके विचारों की शार्पनेस ऐसी झलकती है, पता चलता है कि वो कितना, वरना 93 एज हो, कुछ तो थोड़ा बहुत इधर उधर होना संभव हो जाता है, लेकिन कतई वो स्थिति उनकी आने नहीं दी। इतनी जागरूक अवस्था में उन्होंने इस काम को किया। एक संगठक के रूप में, राजनेता के रूप में, एक रचनात्मक कार्य के समर्पित सेवक के रूप में, अनेक रूप में नाना जी ने हम सब के लिए बड़ा प्रेरक काम किया। मेरा सौभाग्य है कि उनके पुण्य स्मरण के समय मुझे भी आज आप सबके बीच आने का अवसर मिला। ये ग्रंथ नई पीढ़ी को रचनात्मक कार्य क्या होता है, भारत उत्थान की दिशा क्या हो सकती है, हमारे विचारकों ने, चिंतकों ने कितना सुस्पष्ट मार्गदर्शन हमें दिया हुआ है, उसको अगर हम जीवन में, व्यवहार में लाने में अगर सफल हो तो हम कितने आगे बढ़ सकते हैं, इसका पूरा ब्यौरा इन ग्रंथों से वर्तमान पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को मिलेगा। मैं फिर एक बार दीनदयाल शोध संस्थान के सभी महानुभावों को अंतःकरणपूर्वक अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। इस ग्रंथ के विमोचन के बहाने हमें बहुत अच्छे अच्छे संस्मरण सुनने को मिले प्रधानमंत्री जी के श्रीमुख से। अगले वर्ष हम पंडित दीनदयाल जी के साथ साथ नाना जी का भी जन्म शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं। अच्छा रहेगा कि इस मौके पर कुछ ऐसे ही संस्मरणों का और एक ग्रंथ तैयार हो और हमें दोबारा फिर यहाँ बैठने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ दीनदयाल शोध संस्थान के उपाध्यक्ष
डॉक्टर नरेश शर्मा जी को। यह जो कृति आप देख रहे हैं, ये नानाजी को श्रद्धांजलि स्वरूप कलाकारों ने पवित्र नर्मदा की मिट्टी से बनाई है। माननीय दत्ता जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं दीनदयाल शोध संस्थान की उपाध्यक्ष डॉक्टर पूर्णिमा आडवाणी जी को। और माननीय मदन दास जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए माननीय मदन दास जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे दीनदयाल शोध संस्थान के कोषाध्यक्ष श्री नितिन साबले जी। हम कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले व्यवस्था की दृष्टि से मैं आप लोगों से एक निवेदन कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रस्थान के बाद ही हम अपना स्थान छोड़ेंगे और हम लोग सब वंदे मातरम के लिए अपने स्थान पर खड़े होंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरं वन्दे मातरम् शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनाद कराले कोटि भुजै धृतखर करवाले अबला के नुमा ए तो बोले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमलदल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलां अमलां अतुलां सुजलां सुफलां मातरम् वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम्।
वन्दे मातरम्। भारत माता की। आप सभी का धन्यवाद। अब बाहर एट्रियम में आप सब लोग चाय के लिए सादर आमंत्रित हैं और आज के दिन विराट पुरुष नानाजी की प्रतियां विशेष मूल्य 1000 रुपये पर उपलब्ध रहेंगी। वैसे उनका पूरा खंडों का कीमत जो है वो 1500 रुपये है। आज का आमंत्रण मूल्य 1000 रुपये। धन्यवाद, नमस्कार।